दोस्तों, डॉक्टर जयप्रकाश एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे मौलिक अधिकार के बारे में कि हमें मौलिक अधिकार कैसे मिला, मौलिक अधिकार होता क्या है और मौलिक अधिकार से आने वाले जितने भी प्रश्न हैं, चाहे वो यूपीएससी में आए, पीसीएस में आए या एसएससी में आए, अगर इन सभी में से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप उसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मौलिक अधिकार कहते किसे हैं? मौलिक अधिकार वो अधिकार होता है जो संविधान द्वारा हमारे नागरिकों को प्रदान किया गया है। ये अधिकार दिया इसलिए गया है ताकि इससे व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास हो सके और ये अधिकार नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी देता है। नागरिकों की सुरक्षा की पूरी गारंटी देता है हमारा मौलिक अधिकार। दोस्तों, इस मौलिक अधिकार में ना तो कोई राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, ना कोई सरकार इसमें हस्तक्षेप कर सकती है या किसी व्यक्ति को हानि पहुंचा सकती है उसके अधिकारों को। दोस्तों, मौलिक अधिकार का जिक्र हमारे संविधान के भाग 3 में किया गया है और ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है। दोस्तों, मौलिक अधिकार को हमारे भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। मैग्ना कार्टा क्या होता है? दोस्तों, ये होता था ब्रिटिश में। इसमें क्या होता था, जब राजशाही लोग अपने मज़दूरों को किसी प्रकार के छोटे मोटे अधिकार जब दे देते थे तो उसी को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई थी। उसके बाद हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? दोस्तों, शुरुआती दौर में हमारे जो मौलिक अधिकार थे उनकी संख्या 7 थी। संख्या शुरुआती में 7 थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये घटकर 6 हो गई। पहले तो हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन बाद में 6 हो गए। कम कौन सा हुआ? तो कम हुआ था संपत्ति का अधिकार। तो इसकी चर्चा भी हम करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं हमारे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। दोस्तों, हमारा पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसे क्यों नहीं बताया और इसे मैं बॉक्स में क्यों रखा हूँ। तो दोस्तों, हमारा यही अधिकार है जिसे संविधान के मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। इसे हटाकर 300 के अकानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को जो अनुच्छेद 31 में था उसे हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। कब हटाया गया? 44वें संशोधन में 1978 में। तो दोस्तों, अक्सर प्रश्न आ सकता है कि हमारे मौलिक अधिकार जो शुरुआती दौर में थे उसमें से किस मौलिक अधिकार को संविधान से हटाया गया और कब हटाया गया? तो 1978 में। दोस्तों, इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछेगा ही। उसके बाद दोस्तों, हम एक एक करके अब इन अधिकारों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो सबसे पहली बात हम करेंगे समानता के अधिकार के बारे में। दोस्तों, समानता का अधिकार किसे कहते हैं? समानता, समता का मतलब क्या होता है कि सभी व्यक्ति एक समान हैं। ठीक है। अब अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 14 में बताया गया है कि विधि के समक्ष समता, मतलब कि भारत की जो विधि यानी विधायिका है या भारत का जो भी कानून है वो कानून सभी के लिए एक समान हो, चाहे वो एक आम नागरिक हो या कोई उद्योगपति हो या मंत्री ही क्यों ना हो, कानून सभी के लिए एक समान ही है। अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन सभी के आधार पर किसी व्यक्ति से कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। शुरुआती दौर में क्या था दोस्तों कि लोगों में भेदभाव की जो बीमारी थी बहुत ज़्यादा थी। छोटी जाति से लोग बहुत नफ़रत करते थे, बड़ी जाति उनको एकदम अपने से कटा हुआ मानती थी। यदि कोई किसी को टच कर दे तो उसको लोग अपना बहुत बड़ा अपमान समझ लेते थे। तो इस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए
हमारे अनुच्छेद 15 में इन सभी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 16 में बताया गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन का क्या अर्थ है? लोक नियोजन का अर्थ है सरकारी नौकरी। क्या अर्थ है? सरकारी नौकरी। दोस्तों सरकारी नौकरी पाने की समानता सभी के अंदर है। जितने भी नागरिक भारत में हैं वे सभी सरकारी नौकरी के लिए अपना जॉब पाने के लिए एकदम स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सरकारी नौकरी पा सकता है कोई नहीं, सभी को इसके लिए अवसर प्रदान किया गया है। कोई भी इसके लिए एप्लीकेशन दे सकता है या सरकारी नौकरी कर सकता है। दोस्तों अब अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है छुआछूत। क्या होता है? छुआछूत। ठीक है, होता क्या था छुआछूत? मैंने जो बताया पुराने समय में छुआछूत बहुत ज़्यादा था। इसको ख़त्म करने के लिए अनुच्छेद 17 में बताया गया है कि छुआछूत का अब अंत हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम अनुच्छेद 18 के बारे में। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत हो गया। ठीक है, उपाधियों का अंत का मतलब क्या? शुरुआती दौर में क्या था कि जितने भी राजा महाराजा या कोई शासन कर रहा है तो खुद को एक उपाधि दे देता था, जैसे क्राउन की उपाधि, महाराज की उपाधि। तो ये सभी उपाधियां जो है इस उपाधियों का पूरी तरह से अंत कर दिया गया, क्योंकि अगर आप उपाधियां देने लगेंगे खुद को तो समाज से एकदम अलग हो जाते थे। ठीक है, तो इसीलिए उपाधियों का अंत कर दिया गया। अब दोस्तों याद कैसे करेंगे आप? देखिए अनुच्छेद 14 विधि का तो याद कर लीजिएगा। 15 धर्म जाति लिंग के भेद ना हो। 16वां बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है कि अनुच्छेद 16 में क्या है। दोस्तों 16 से याद कर लीजिए कि जो एयरफोर्स का फॉर्म होता है, एयरफोर्स में अगर नौकरी आपको करनी है तो एयरफोर्स का फॉर्म एज 16 साल में हो सकता है। ठीक है, तो 16 मतलब एयरफोर्स की नौकरी। ठीक है, तो 16 वर्ष में नौकरी मिल सकती है। तो सरकारी नौकरी का आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरी, यानी 16 में नौकरी तो सरकारी नौकरी के लिए अवसर की समता। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत 17 में है और उपाधियों का 18 में। तो देखिए समानता का 18 तक अधिकार है टोटल, तो आखिरी वाला उपाधि का अंत है और छुआछूत वाला ऊपर यानी 17। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में कि हमें किस किस चीज़ की स्वतंत्रता है। दोस्तों अनुच्छेद आ में बताया गया है कि हमें बोलने की स्वतंत्रता है। बोलने की स्वतंत्रता का ये अर्थ नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को गाली देंगे या किसी से बुरा व्यवहार करेंगे, ऐसा नहीं है। आप बोलने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है। फिर 19B में बताया गया है कि शांतिपूर्ण ढंग से आप एकत्रित हो सकते हैं। ठीक है, 19 के सी में बताया गया है कि सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति अपना एक समूह बना सकता है, अपनी सभा बना सकता है। ठीक है, वो उसके लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। पूरे भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। दोस्तों व्यक्ति जो है भारत में रहने वाले वे पूरी तरह स्वतंत्र हैं पूरे ऑल इंडिया। ठीक है, ऑल इंडिया में वो कहीं भी आने जाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। उन्हें किसी प्रकार का रोक टोक कोई भी व्यक्ति नहीं लगा सकता। और 19E में भारत में कहीं निवास करने की स्वतंत्रता, J&K को छोड़कर। ठीक है दोस्तों, भारत में व्यक्ति कहीं भी ज़मीन ले सकता है, कहीं भी घर बनाकर रह सकता है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में भारत का कोई भी निवासी यहाँ पर ज़मीन खरीद नहीं सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग भारत में आ सकते हैं, ज़मीन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है F में रोजगार की स्वतंत्रता। व्यक्ति कहीं भी पूरे भारत में अपने रोजगार के लिए जा सकता है। जैसे कि देखिए इस समय हमारे लॉकडाउन में बिहार में कई लोग मुंबई से आए, यूपी में कई लोग मुंबई से आए,
तो ये सभी रोजगार के लिए ही तो गए थे मुंबई। तो इसी प्रकार रोजगार की स्वतंत्रता है, तभी ना वो मुंबई जाकर कमा खा रहे थे। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे अनुच्छेद 20 के बारे में। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 20 अपराधियों को थोड़ा संरक्षण प्रदान करता है। कैसा संरक्षण प्रदान करता है अपराधियों को? अब सोचिए, हमारा संविधान जो है अपराधियों को भी संरक्षण देता है। ठीक है, अब कैसा संरक्षण? दोस्तों, जब अपराध होता है तो उस समय कानून के तहत की सज़ा। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? यदि कोई व्यक्ति 10 साल पहले किसी हत्या करता है, ठीक है, वो हत्या 10 साल पहले करता है और उसको सज़ा 20 साल बाद मिलती है, तो उस समय हत्या की जो सज़ा होती है, मान लीजिए 10 साल पहले हत्या की सज़ा थी 4 साल की। ठीक है, तो 20 साल बाद जब अदालत फैसला सुनाएगा तो उसका फैसला उसी 10 साल की जो 4 साल की सज़ा थी वही उसको 20 साल बाद भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जब उसने हत्या किया तो उस समय 4 साल उम्र कैद, 4 साल की जेल होनी थी, 20 साल बाद ये बढ़ाकर 10 साल हो गई थी, तो उसको उसी समय के जब अपराध वो किया था उस समय जो सज़ा थी उस समय की सज़ा द्वारा ही उसको सज़ा मिलेगी। ठीक है, और अपराधी को, किसी भी अपराधी को उसके गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जोर ज़बरदस्ती किसी अपराधी के साथ कभी भी नहीं किया जा सकता है। ये सभी अधिकार अपराधियों को दिए गए हैं। अपराधी एक अपराध के लिए ही एक बार सज़ा मिलेगी। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति चोरी किया, ठीक है, तो उसको एक बार ही अपराध की सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बार बार उसको उसी चोरी की वजह से फिर बुलाओ थाने, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक बार ही उसे सज़ा मिलेगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे अनुच्छेद 21 के बारे में। अनुच्छेद 21 में क्या है? दोस्तों, अनुच्छेद 21 जो है ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। मतलब जीवन का जो हमारे अधिकार है वो अनुच्छेद 21 में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों को इमरजेंसी के समय 5 मौलिक अधिकारों को छीन सकती है, लेकिन एक मौलिक अधिकार को कभी भी नहीं छीन सकती, और वो है अनुच्छेद 21। यानी जीवन का अधिकार कभी भी छीना नहीं जा सकता है। इसमें निजता का अधिकार शामिल है। जीवन के अधिकार में होता क्या है कि अच्छे वातावरण में रहने की स्वतंत्रता, अच्छा पानी पीने की स्वतंत्रता, ये सभी हमारे जीवन के अधिकार में यानी इसी में शामिल हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे 21 के आ में। तो 21 के आ में बताया गया है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए अनिवार्य शिक्षा है। ठीक है, 6 से 14 साल के जितने बच्चे हैं उनको शिक्षा दी जाएगी और निःशुल्क शिक्षा होगी। उसके लिए एक भी पैसा नहीं लगेगा, सारा पैसा सरकार पे करेगी बच्चों को पढ़ाने के लिए। और ये कब लागू हुआ? ये लागू हुआ 2002 में 86 संशोधन जब हुआ, भारतीय संविधान संशोधन, तब ये कहा गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, उनको फ्री में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अनुच्छेद 22 के बारे में। अनुच्छेद 22 ये भी अपराधियों के लिए ही है। ठीक है, अपराधियों के लिए ये भी है। तो आप याद रखिएगा, अब लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि अपराधियों के लिए तो 20 भी है और 22 भी है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न काफ़ी होता है, होना भी चाहिए। ठीक है, तो आज मैं कन्फ्यूज़न आपको हटाने के लिए कुछ ट्रिक बताऊँगा अभी। दोस्तों, अनुच्छेद 22 में ये बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो रहा है तो उसको कारण जानने का हक है कि मुझे किस कारणों से गिरफ्तार किया जा रहा है, और गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना है। ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटों के भीतर उसे पेश करना है। कानूनी सलाहकार रख सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ तो वो अपना वकील हायर कर सकता है। ठीक है, इसके लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि कैसे हम पता लगाएंगे कि जो 20 में क्या है और 22 में क्या है। तो इसके लिए सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि अनुच्छेद 20 में बताया गया है कि उसको अपराध के लिए संरक्षण है, और 22 में बताया गया है कि वो गिरफ्तारी, ठीक है,
गिरफ्तारी का संरक्षण है। तो पहले तो अपराध करेगा तब ना गिरफ्तार होगा, कि गिरफ्तार होने के बाद अपराध करेगा। तो ट्रिक ये है कि 20 में ये बताया गया है अपराध के बारे में, मतलब अपराध के बारे में 20 और गिरफ्तारी के बारे में 22। पहले अपराध फिर गिरफ्तार, गिरफ्तारी के बाद अपराध थोड़ी कोई करता भाई, ठीक है। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, पहले अपराध फिर गिरफ्तार। उसके बाद हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार की। शोषण, यदि किसी बालक से ज़बरदस्ती उससे काम करवाया जा रहा है, मानव व्यापार कराया जा रहा है, तो इसका पूरी तरह से प्रतिषेध होगा, ठीक है। अनुच्छेद 23 में बताया गया है कि बाल श्रम ये प्रतिषेध है, ये बिल्कुल भी सही काम नहीं है। अब दोस्तों हम बात करेंगे अनुच्छेद 24 के बारे में। तो अनुच्छेद 24 में ये बताया गया है कि कारखाने यानी फैक्ट्रियों में छोटे बच्चों का काम करना निषेध है। छोटे बच्चे फैक्ट्रियों में काम करने के बाध्य बिल्कुल भी नहीं हैं अगर उनकी उम्र 24 वर्ष से कम है, ठीक है। अगर कोई ऐसा करता है, किसी छोटे बच्चे को फैक्ट्री में काम करने के लिए ज़बरदस्ती करता है, तो उसके तहत पूरी कार्रवाई की जाएगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या है? इसमें यह है अनुच्छेद 25 में कि व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, कोई भी धर्म, उस धर्म का प्रचार कर सकता है, ठीक है, और उस धर्म को मान सकता है। वो पूरी तरह से स्वतंत्र है किसी भी धर्म को अपनाने के लिए। दोस्तों अनुच्छेद 26 में बताया गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। यदि मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू धर्म अपना लूँगा और उस धर्म के लिए कार्य करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हूँ। 27 में बताया गया है कि करों के बारे में स्वतंत्रता, मतलब यदि व्यक्ति कोई धर्म अपनाया है तो उस धर्म के लिए वो दान दक्षिणा दे सकता है, मुद्रा दे सकता है, ठीक है, इसके लिए वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 28 ये कहता है कि धार्मिक उपासना और धार्मिक शिक्षा इसके लिए स्वतंत्र है। यदि कोई व्यक्ति धर्म की शिक्षा देना चाहता है या धर्म की उपासना करता है, उसके लिए वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी के बाध्य नहीं है कि वो ऐसा नहीं करेगा। अब हम बात करेंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में। दोस्तों ये दोनों जो अधिकार हैं संस्कृति और शिक्षा का, ये सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक वर्ग के लिए ही है, ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए ही सिर्फ इसे लाया गया है। जो अनुच्छेद 29 है और 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए बताया गया है, और 30 में ये बताया गया है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपनी खुद की शिक्षा संस्था की स्थापना कर सकते हैं, ठीक है, उनका ये पूरा मूल अधिकार है। तो दोस्तों अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के लिए है, ये याद करिएगा। एग्ज़ाम में ये अक्सर पूछता है कि अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण किस अनुच्छेद में है। तो पहले आप याद कर लीजिएगा कि 29 और 30 अल्पसंख्यकों का है, जिसमें से पहला जो है उसका हित, पहले हित देखा जाएगा फिर ना शिक्षा की स्थापना करेगा, तो पहले हित देखेगा फिर शिक्षा की स्थापना। तो 29 और 30 इस तरह से आप याद करेंगे। दोस्तों अब बात करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि दोस्तों प्रश्न अक्सर आ जाता है कि संविधान की आत्मा मूल अधिकार में किसे कहा गया है, किस मूल अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। तो दोस्तों संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया है, और कहा किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा इसे बताया है, ठीक है। और दोस्तों इसे आत्मा क्यों कहा गया है? इसमें क्या होता है ना कि अनुच्छेद 32 में बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है किसी प्रकार से, तो सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय उसको संरक्षण प्रदान करेगी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उसको संरक्षण प्रदान करेगी। यह अनुच्छेद 32 में बताया गया है। अब दोस्तों अनुच्छेद 33 से लेकर 35 यानी 33, 34, 35 ये तीनों में
संसद का बहुत बड़ा योगदान है। यानी समझ लीजिए कि इन तीनों में संसद ही बहुत बड़ा योगदान अदा करती है। कैसे? दोस्तों, अनुच्छेद 33 में ये बताया गया है कि इसमें क्या होता है कि संसद को ये पूरा अधिकार है, यदि कोई बलों में जैसे सशस्त्र बल, सीमा बल, सीबीआई, सीआईडी, ये सभी में काम करने वाले लोग, जितने भी लोग हैं सुरक्षा बलों में काम करने वाले, ठीक है, वो अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सीबीआई में हैं, सीआईडी में हैं, ठीक है, यदि आप किसी खुफिया एजेंसी में हैं या किसी बल में हैं जैसे सशस्त्र बल में हैं, तो आप अपने मूल अधिकारों की मांग नहीं कर सकते हैं। यदि संसद चाहे तभी ये होगा, नहीं तो आप इसकी मांग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके कुछ टर्म एंड कंडीशन है, इसीलिए ये मैं बता रहा हूँ कि ये संसद की शक्ति है। और दूसरा 34 क्या बताता है? 34 ये कहता है कि यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगाया गया है, इसका मतलब सैनिक कानून लगा हुआ है, तो उस समय उस क्षेत्र में जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार, वो मौलिक अधिकार रुक जाएगा, ठीक है। 33 में क्या है कि जितने भी खुफिया एजेंसी या कोई भी बल है, सशस्त्र बल, वो मौलिक अधिकार की मांग नहीं कर सकते हैं। और 34 में ये बताया गया है कि यदि मार्शल लॉ लगता है किसी क्षेत्र में, तो वहाँ पर मौलिक अधिकार रोक दिया जाएगा, ठीक है। ये संसद की पूरी शक्ति है तीनों में, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अनुच्छेद 35 में बताया गया है, क्या बताया गया है? अनुच्छेद 35 में संसद के पावर के बारे में बताया गया है। उसको शक्ति है कानून बनाने की, ठीक है। कानून बनाने का अधिकार किसे है? संसद को है। ये कहाँ पे जिक्र हुआ है? अनुच्छेद 35 में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा 12 से लेकर 35 या कह लीजिए 14 से लेकर 35 हमने हमारा जो मूल अधिकार है इसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारा चैनल आपको पसंद आया होगा। इस तरह के और भी अच्छी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, डॉक्टर जयप्रकाश एजुकेशन को। दोस्तों, लाइक करना भी मत भूलिएगा।